बाइसेक्टर लिया था, इन सेंटर लिया था, ठीक है ना। इन सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर क्यों बनता है, इन सेंटर उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अंतःवर्त होता है उसका केंद्र होता है, जो इनर सर्किल होता है उसका सेंटर होता है, और इस तरीके से अपन उनको इन सेंटर कहते हैं। आगे देखो, ट्राइंगल एबीसी है, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है, सी के सामने की साइड सी है। मैंने बी का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, सी का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो ए और बी के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे तो ए का, बी और सी के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे तो ए का एंगल बाइसेक्टर भी वहीं से आएगा। तो मैं केवल दो एंगल बाइसेक्टर के आधार पर भी इसको अंतः केंद्र या आई कह सकता हूं, आई फॉर इन सेंटर। आगे सी लेंगे, सी फॉर सरकम सेंटर, ठीक है। एस लेंगे, एस फॉर सरकम सेंटर, सी फॉर सेंट्रोइड, ठीक है ना। और ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, तो आई फॉर इन सेंटर है। तो दो एंगल्स के इन आपके एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, वो जो पॉइंट होता है वो उसका अंतः केंद्र होता है। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो भी यहीं से आएगा। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो मैं इसको b/2 कह सकता हूं, और ये सी का बाइसेक्टर है तो इसको मैं c/2 कह सकता हूं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री में से b/2 और c/2 घटाने से आएगा। तो एंगल BIC ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा b/2 प्लस c/2। इसके मैं एंगल नहीं लगा रहा हूं तो समझ लेना एंगल के लिए यूज हो रहा है। एंगल b/2 एंगल c/2 की जगह सीधा b/2 c/2 कर रहा, ठीक है, ठीक। अब एक बात और समझो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं एंगल A/2 करूं प्लस एंगल B/2 करूं प्लस एंगल C/2 करूं तो क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो B/2 प्लस C/2 है, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। ये जो B/2 प्लस C/2 है इसकी जगह 90 डिग्री माइनस A/2 पुट कर दो, तो एंगल BIC है ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस करना है। 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो एंगल A/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। कभी भी किसी ट्राइंगल में आपको उसके दो शीर्षों से इन सेंटर के साथ में बना हुआ एंगल ज्ञात करना है तो 90 डिग्री में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तीसरे कोण का आधा, या 180 डिग्री में से घटाना है, किसका, इन दोनों के कोण का आधा। या तो 180 डिग्री में से इन दोनों का आधा घटा दो, या फिर 90 डिग्री में उस ऊपर वाले कोण का आधा जोड़ दो। ये एंगल आ जाएगा BIC बराबर 90 डिग्री प्लस A/2 हो जाएगा। ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसको स्पेशली मार्क कर लो, खूब पूछा गया है। इसी कंसेप्ट पर मैं कहूं कि एंगल AIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं कहूं कि एंगल AIB बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल C/2 हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। किन्हीं भी दो शीर्षों के द्वारा उसके अंतः केंद्र के साथ में बना हुआ कोण ज्ञात करना है तो या तो 180 डिग्री में से उन दोनों शीर्षों के कोण का आधा घटा दो, या फिर 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा जोड़ दो, रिजल्ट सेम ही होंगे।
90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा जोड़ दीजिए। ये इसका इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। क्या आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है? चलो मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। देखिए, ये ट्राइंगल है एबीसी। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। तीनों एंगल के बाइसेक्टर यहां मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। इस पॉइंट को डी कह देते हैं, इस पॉइंट को ई कह देते हैं, इस पॉइंट को एफ कह देते हैं। ये पॉइंट इनका इन सेंटर हो जाएगा, आई हो जाए। एंगल बाइसेक्टर है ये, पहले से बता रहा हूं एंगल बाइसेक्टर है। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, और सी के सामने की भुजा सी है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो बीसी भुजा है ये डी पर ए बी और ए सी के रेशो में डिवाइड होगी। ये बात हम कल कर चुके हैं। किसी भी ट्राइंगल में उसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित कर देता है, और वो जो दोनों भागों का अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है। इधर जो बी डी और डी सी का जो रेशो आएगा वो ए बी और ए सी के रेशो में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी डी अपॉन डी सी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। बी डी और डी सी का रेशो है, ये ए बी और ए सी के रेशो में हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ए बी और बी डी का रेशो, ए बी और जो बी डी का रेशो है वो ए सी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। इस भुजा का इसके साथ में अनुपात, इस भुजा का इस भुजा के साथ में अनुपात बराबर हो जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस भुजा का इससे गुणनफल और इस भुजा का इससे गुणनफल आपस में बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ए सी गुणा बी डी बराबर हो जाएगा ए बी गुणा डी सी। ए सी का बी डी से गुणा कर दूं, ए सी का डी सी से गुणा कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको इनमें से ये देके ये देके ये देके ये कोई सी भी तीन चीजें देके आपको चौथी बात पूछी जा सकती, यहां से कोई इक्वेशन बन सकती है। इसका मान x है, इसका मान x प्लस 1 है, इसका मान x माइनस 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कुछ भी बन सकती है। यहां पर जैसे ही संख्याएं गुणा होंगी x का x स्क्वायर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सवाल कैसे होंगे वो तो बाद की बात है, पहले ये तो देखो होता क्या क्या है, होता क्या एक्चुअली, ये झंझट है क्या। और एक बार ये जाड़ा समझ में आ जाता है तो उसके बाद में सवाल खुद से भी नहीं होते हैं, तो कोई बताता है तो समझ में तो आ जाता है कि भाई हाँ ऐसे होगा। और जब समझ में आने लगता है तो कुछ कुछ सवाल खुद से होने लगते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं तो कुछ और ज्यादा होने लगते हैं। ऐसे ऐसे करके जब 4-5 बार ज्योमेट्री के सवाल करते हो तब आपसे होने लगते हैं, एक बार में नहीं होते। सबसे इतना टाइम लगता है तो आपको भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी नौकरी चाहिए ना, इसलिए टाइम लगता है। चलो अब मैं कुछ बातें और बता रहा हूं, इसी के आधार पर मैं अब आपको आगे बढ़ाता हूं। हम एक प्यारी सी चीज सीखेंगे। ए को यहां मिला दिया ए डी, बी को यहां मिला दिया बीई, सी को यहां मिला दिया सी एफ, और ये एंगल बाइसेक्टर है भाई। एंगल बाइसेक्टर है और ये इन सेंटर है आई, अंतः के अंदर आई। अब एक छोटी सी बात बताओ, मेरे पास में 100 रुपए हैं, अगर मैं उनको 2-3 के रेशो में बांटना चाहता हूं तो कैसे बंटेंगे? पहला भाग हो जाएगा 100 को 2/5 से गुणा कर दूंगा, और दूसरा भाग हो जाएगा 100 को 3/5 से गुणा कर दूंगा।
क्योंकि अनुपातों का योग तो 5 है, अनुपातों का योग तो 5 है। तो मैंने क्या किया, ये जो 100 रुपए को मुझे डिवाइड करना था 2-3 के रेशो में, तो 2-3 के रेशो में डिवाइड करना है, तो पहला भाग तो हो जाएगा 2/5 और दूसरा भाग हो जाएगा 3/5। मेरे पास में ए रुपए हैं, इनको x अनुपात y में डिवाइड करना है, ए रुपए को x अनुपात y में डिवाइड करना है, सही बात। चलो ऐसे नहीं, मेरे पास में ए रुपए हैं, इनको b अनुपात c में डिवाइड करना है। तो पहले तो a को गुणा कर दूंगा b/b प्लस सी से, और दूसरा भाग हो जाएगा a को गुणा कर दूंगा c/b प्लस सी से। ये 5 क्या है, अनुपातों का योग। b प्लस सी क्या है, अनुपातों का योग। ये 5 क्या है, अनुपातों का योग। b प्लस सी क्या है, अनुपातों का योग। ये b क्या है, जो अनुपात आपको जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो अनुपात ऊपर। आपको पहला अनुपात ज्ञात करना है कि पहला हिस्सा क्या होगा, तो पहले हिस्से का अनुपात ऊपर, अनुपातों का योग नीचे, इनटू टोटल जो रियल इक्वल वैल्यू है उससे गुणा कर दो। आपको दूसरे वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, तो दूसरा अनुपात ऊपर, अनुपातों का योग नीचे, और जो वैल्यू दी गई है उससे आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, ठीक। ए को किस अनुपात में बांटा है, बी और सी में। पक्का, पक्का, ठीक। ये पूरी लंबाई ए है, ये पूरी लंबाई बी है, और ये पूरी लंबाई सी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डी है वो बी डी और डी सी को सी और बी के रेशो में बांट देती है, इधर वाला सी और इधर वाला बी। तो इधर वाला भाग तो हो जाएगा, ए को बांटना है किस रेशो में, सी और बी में। मुझे बी सी को बांटना है, तो बी डी और डी सी किस किस रेशो में हो जाएंगे, सी और बी के रेशो में हो जाएंगे। तो ये जो बी डी बन रहा है, ये जो बी डी बन रहा है, ये तो हो जाएगा, ए को गुणा करना है किससे, c/b प्लस सी से, और ये जो यहां से डीसी बन रहा है, ये डीसी हो जाएगा, ए को गुणा करना है b/b प्लस सी से। बी डी तो हो जाएगा ये, और डीसी हो जाएगा ये। इसको मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए बताया था। क्लियर है। अब बताता हूं एक प्यारी सी बात, मैं इसमें से एबीडी ट्राइंगल को साइड में उठा के लेता हूं। ये ए है, ये बी है, ये डी है, मैंने एबीडी को साइड में ले लिया, यहां से एबीडी को साइड में ले लिया ताकि आप समझ जाओ। यहां आपस में मिसमैच हो रही थी, चीजें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी, इसलिए मैंने एबीडी को इतना काट के साइड में रख लिया आपको समझाने के लिए। और ये पॉइंट क्या कर दिया, आई, और यहां से यहां मिला दिया। अब ये जो एबीडी ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी का बाइसेक्टर आई पर मिल रहा है, एडी भुजा पर। एबीडी ट्राइंगल की एडी भुजा है, एबीडी ट्राइंगल की एडी भुजा है, उसका पॉइंट आई है जिस पर एंगल बी का बाइसेक्टर मिल रहा है। बोलो हाँ। अब एक सेंटेंस बोलता हूं, पहले काफी बार बोला हुआ है, आपकी क्लास में बोल चुका हूं। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बने हुए हैं और उनका शीर्ष बिंदु एक होता है, तो उसके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इनके अनुपात आएंगे ए आई अनुपात आई डी, ए आई अनुपात आई डी। एक बात तो ये। अब दूसरी बात बोलता हूं, सुनना। अगर किसी त्रिभुज में उसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर मिलता है, तो सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित कर देता है, और उन दोनों भागों का अनुपात शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बी का बाइसेक्टर आई पर मिल रहा है, तो ए आई तथा आई डी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए बी और बी डी में डिवाइड करेगा। अगर मैं कहूं कि ए आई अनुपात आई डी, अनुपात को मैं बट्टे में लिख रहा हूं, चलेगा है ना, ए आई अनुपात आई डी, तो ए आई और आई डी का अनुपात ए बी और बी डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी डी।
ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, ए आई अपॉन आई डी बराबर ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। बोलो यस। ए बी को क्या कह रहे हैं हम, सी। ए बी के तो ये कह सकते हैं ए आई अनुपात आई डी बराबर, ए बी को तो कह रहे हैं हम सी, और बी डी को क्या कह रहे हैं, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। सी से ये सी कट जाएगा और बी प्लस सी चला जाएगा ऊपर, तो ए आई अनुपात आई डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। और इसकी बांधो गांठ, लगाओ ठप्पा, ठोक दो सीधी, और याद रखो ए आई और आई डी का जो रेशो है वो बी प्लस सी और ए के अनुपात के बराबर होगा। आपको जितना मजा एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री पढ़ के आता है, दोनों में जितना मजा आता है, उन दोनों से ज्यादा मजा अकेला ज्योमेट्री दे देगा आपको। आप जैसे एडवांस चलता है, पहले एलजेब्रा पढ़ लिया, फिर टिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ज्योमेट्री आता है तो कहता है बॉस को जगह दो, बॉस आ गया, आप सब साइड में हो जाओ, ठीक है। एक बात याद रखना, जब तक कुछ बात चुभेगी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज आपके सामने आपको परेशान नहीं करेगी, तब तक के चीजों में सुधार नहीं होगा। तबीयत को टाइम ही मत दो खराब होने के लिए। तबीयत खराब हो बोले अभी बिजी हूं, बाद में होना, अभी बिजी हूं, अभी काम चल रहा है, बाद में होना, अभी टाइम नहीं है बीमार होने के लिए। बिजी लोग बीमार नहीं होते, इतना बिजी हूं कि बीमार भी होने के लिए टाइम नहीं। बोले सर ये भी कोई बस की बात होती है क्या, जोर आजमाइश तो कर ही सकते हैं। अब दोबारा बता रहा हूं, सुनना। किसी भी ट्राइंगल में उसके इन सेंटर के साथ में दो शीर्षों के साथ में बना हुआ कोण ज्ञात करना, तब तो 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा जोड़ देते हैं। और इन सेंटर के ऊपर जो इसका ये एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, ये ए आई तथा आई डी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए आई तथा आई डी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो रेशो हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के योग में इस भुजा का भाग देके अनुपात ज्ञात किया जाएगा। बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बी आई अपॉन आई ई, बी आई अपॉन आई ई बराबर हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं सी आई अनुपात आई एफ बराबर, सी आई अनुपात आई एफ बराबर ए प्लस बी अपॉन सी। ए प्लस बी अपॉन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये रेशो ज्ञात करने के तरीके और भी हैं अपने पास में। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दे दी गई, तीनों भुजाएं मुझे दे दी गई हैं, तो मैं बी डी, डी सी, सी ई, ए एफ, बी एफ सबकी लंबाई अलग अलग भी ज्ञात कर सकता हूं। और मैं ए आई और आई डी का रेशो ज्ञात कर सकता हूं, सी आई तथा आई एफ का रेशो ज्ञात कर सकता हूं, बी आई तथा आई ई का रेशो ज्ञात कर सकता हूं।
इसका एक तरीका और होता है, और वो होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी जिसको बोलते हैं। वो हम ज्योमेट्री के लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं उसका कारण अब नहीं बताऊंगा, उसी टाइम बताऊंगा, पहले क्यों नहीं पढ़ाया था। क्लियर है। मैंने एक ट्राइंगल लिया, एबीसी ट्राइंगल है, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, और ये मिले पॉइंट आई पर। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। आपको बीडी की लंबाई बतानी है, डीसी की लंबाई बतानी है, ए की लंबाई बतानी है, सी की लंबाई बतानी है, एएफ की लंबाई बतानी है, बीएफ की लंबाई बतानी है, आपको एआई और आईडी का रेशो बताना है, आपको बीआई और आईई का रेशो बताना है, आपको सीआई और आईएफ का रेशो बताना है। ये तो एक्चुअल लंबाइयां भी बतानी है और इनके आपको रेशो बताने हैं, अनुपात बताने हैं। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से ही सारी चीजें आ रही है। चलो करते हैं, आपसे वाक नहीं हुआ, देखते हैं। हो जाना चाहिए, इतनी देर का काम था, इतनी देर का काम था, इससे ज्यादा का टाइम ही नहीं लगना चाहिए। करें, पहले ए और सी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ये आसान रहेगा। ये 6 है, ये 8 है, तो 6 और 8 का रेशो क्या होगा, 3:4। 7 को 3:4 में बांटेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 को 6 और 7 के रेशो में बांटेंगे, ये भाग तो हो जाएगा 8 गुणा 6/13, और ये हो जाएगा 8 गुणा 7/13, 48/13 हो जाएगा ये तो, और ये 56/13 हो जाएगा। ये 48/13 है, 13 का 3 39, 3 से 9/13, वो आप कर लेना है ना। और ये हो जाएगा 56/13, 13 का 4 52 है, 4 से 12 13 का 4 52 है, 4 से 4/13, ये आ जाएंगे लंबाई। आपसे एएफ की लंबाई पूछे, आपसे बीएफ की लंबाई पूछे। एएफ की लंबाई पूछे तो 6 को 7 8 के रेशो में डिवाइड कर दो, ये तो हो जाएगा 6 गुणा 7/15, तो ये हो जाएगा 42/15 हो जाएगा। 3 से काट के आप इसको 14/3 वो कर लेना, और ये हो जाएगा आपका 8/15 हो जाएगा। 6 का 8/15 कर लेना, और यह आ जाएगा 48/15 हो जाएगा। 3 से काट के 12/5 वो कर लेना, 3 से काटोगे 16/5 आ जाए, जो भी आता है आप कर लेना, आप कर लोगे ये वैल्यू आ जाएंगी। तरीका रहेगा ये। एआई और आईडी का रेशो लेना है, एआई और आईडी तो 6 7 13 13 अनुपात 8 आ जाएगा, 13 अनुपात 8 हो जाए। बीआई और आईएफ, बीआई और आईएफ, बीआई और आईएफ का रेशो लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 अनुपात 7 हो जाएगा। 14 अनुपात 7 यानी 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीआई और आईएफ, सीआई और आईएफ तो 8 7 15, 15 अनुपात 6 हो जाएगा, 15 अनुपात 6, आप कह सकते हो 5 अनुपात 2 हो जाएगा।
कोई सी भी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, इतना डाटा देके 3 भुजाएं दे दी और ये बता दिया कि एंगल बाई सेक्टर है, या ये बोल दिया कि अंतः केंद्र है तो एंगल बाई सेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, एंगल बाई सेक्टर बोल दिया तो अंतः केंद्र बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इनमें से कोई सी भी लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर ए आई और आई, जैसे आपको एडी की लंबाई दे दी तो फिर ए आई और आई डी की अलग अलग वैल्यू भी पूछी जा सकती है। पूरी एडी है, उसको ए आई और आई डी के जो रेशो बनता है उसमें डिवाइड करना है आपको। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। टीचर्स की प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। आप जहां भी पढ़े हो, जहां भी पढ़ते हो, वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है वो बता देता हूं। या तो इतना ज्यादा सैद्धांतिक है कि हर चीज को वो डिटेल में ज्यादा जाके समझा रहे हैं और हर चीज में कंसेप्ट पे चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। या फिर इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं कि हर सवाल को ट्रिक से ही कर रहे हैं, कंसेप्ट का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और चलो ये दोनों में भी अगर बैलेंस है तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है किसके क्या चल रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है, किससे हो रहे हैं, किससे सवाल नहीं हो रहे हैं। इस बात का कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद में आपसे सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके टीचर्स का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कहीं भी कोई दबाव नहीं है। आप पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो आप भाड़ में जाओ। और मैं आपको एक बात मान के रख लेना मेरी, 90% लोग बिना किसी प्रेशर और दबाव के काम नहीं करते। जब तक उनके ऊपर एक डंडा नहीं होगा, जब तक उनके ऊपर एक दबाव नहीं होगा, 90% लोग काम नहीं करते। ये अलग बात है कि जिस टाइम वो डंडा होता है सिर के ऊपर वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आगे चल के जब इन चीजों को महसूस करते हैं तो लगता है कि वो बहुत बड़ी जरूरत थी उस टाइम उस आदमी के लिए। आप पढ़े तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, न कोई कुछ कहने वाला न कोई कुछ टोकने वाला। अब ये अलग बात है कि 2-3 साल बाद में नतीजे तो भुगत लेंगे, लेकिन आज के दिन जो सिचुएशन है उसमें आपको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ले दे के 2-4 बातें आती हैं, खुद की जिंदगी अच्छी हो जाए, परिवार में आपका थोड़ा मान सम्मान हो जाए, परिवार के लिए माँ बाप की तरफ देख लो, आगे कुछ करना है, ये सारी चीजें, ये घुमा फिरा के 5-10 बातें आती हैं जो हर बार आपको सुनाई जाती हैं, घोट घोट के पिलाई जाती हैं। एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें पाल रखी हैं, जिस दिन सिलेक्ट होके जाओगे उस दिन तुम्हारी क्या इज्जत होगी। एक सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का है, वो रिश्तेदारों में ध्रुव तारे की तरह चमकता है, और उसके लिए काला सा लड़का है, उसके लिए गोरी गोरी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। ये 5-7-15-20 डायलॉग हैं, फिक्स हैं, ये इसके अलावा कुछ ही नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पढ़ नहीं तो लट पड़ेंगे, साले के डंडे पड़ेंगे, जूत पड़ेंगे तेरे के। ये सिस्टम बहुत काम करता है और इस सिस्टम को हमने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। हाँ, वो महसूस होता है कुछ टाइम बाद में जाके कि दबाव क्यों जरूरी होता है, प्रेशर क्यों जरूरी होता है। बहुत ज्यादा लोकतंत्र किसी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। जहां हर आदमी अपने अधिकारों की बात करने लग जाए, समझ लो उस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। जहां कर्तव्यों की बातें कम होती है और अधिकारों की बातें ज्यादा होती हैं, वहां पर बर्बादी होने वाली है। अपने देश में कहीं भी देख लो, हर आदमी अधिकारों की बात करता है। संविधान ने अधिकार दिया है, कर्तव्य भी तो दिए हैं ना साथ में। कभी किसी ने से सुना आपने संविधान ने हमें यह कर्तव्य दिया है? नहीं, हमें अधिकार दिया है, हमें यह अधिकार दिया है। जहां अधिकारी अधिकारों की बातें होती है वहां बर्बादी होती है। कहीं भी किसी भी संस्था में देख लो, आप अपने परिवार में देख लीजिए, जब आप कर्तव्यों से ज्यादा अधिकारों के बारे में सोचने लगते हैं तो मामले गड़बड़ होते हैं। फिर आगे चले, ठीक। और आप तो अधिकारों के बारे में भी जागरूक नहीं हो। फीस दी है, पैसे दिए हैं, घर वालों की कमाई है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको, अधिकतम उसका सदुपयोग करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आप 5-6 दिन जागरूक होते हो जब तक आपकी फीस जमा नहीं हो जाती।
फीस जमा होने के बाद में निश्चिंत हो जाते हो। फिर कैसा ही तो पढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आपके समझ में आओ उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब तक एडमिशन नहीं होता ना तब तक जागरूक रहते हो, कैसा पढ़ा रहे हैं, पढ़ के देखूंगा, एक बार समझ के देखूंगा, समझ में आता है कि नहीं आता है, टीचर कैसा है, बहुत जागरूक होते हो जब तक एडमिशन नहीं होता। और एडमिशन होने के बाद में एकदम बेपरवाह, एकदम लापरवाह। एडमिशन के बाद में वो चीजें आपके मायने नहीं रखती, ऐसे होता है। आपके साथ वाला आज नहीं आया क्या? कारण है? एक और आता था ना आपके साथ, है? जगा ही नहीं। उसके मम्मी पापा तो जग गए, मम्मी पापा तो जग गए। गांव का रहने वाला है कि शहर का? गांव का। मम्मी सुबह 4-5 बजे जग गई थी, उन भैंसों को और गायों को चारा वगैरह खिलाना था, दूध निकालना था, सारे काम करने थे। मम्मी तो जग गई थी। बेटा जगे कि न जगे वो अलग बात है। प्यारे बच्चों, प्यारे आप बच्चे हो, 20-20, 25-25 साल के ऊंट हो गए हो, बच्चे हो गया अब। ये तो टाइम पे शादी नहीं हो रही, नहीं तो सबके 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं आपके। बच्चे नहीं रहे हो आप, ऊंट हो, बड़े बड़े ऊंट। और जो अभी तक कोई काम के नहीं हो, कहीं अगर धंधा वगैरह प्राइवेट सोचो तो 10,000 का काम करने लायक नहीं हो। सरकारी नौकरी नहीं हो तो क्या कर लोगे बताओ? है कोई ऐसा उपाय? कोई काम के नहीं हो, और फिर बोलते हो घर पे काम आ गया था। कोई काम के नहीं हो आप। यूट्यूब वगैरह पे देखता हूं, मोस्ट ऑफ टीचर्स, प्यारे बच्चों, बेटा क्या का बेटा, बराबर के तेरे, ये तो नौकरी लगी नहीं, नहीं तो ये बता देते कि बेटा कह के तो दिखा। बोले बेटा किसको बोला? नहीं। वो एक मैडम आती है, वो जीके पढ़ाती हैं, दिव्या मैडम है कौन, तो बेटा बेटा बोलती है। बेटा तू बेटा बेटा बोले, इनके दिमाग में तेरे लिए क्या चल रहा है वो तुझे पता नहीं है। बोलने से बेटा थोड़ी होता है। नहीं। चलो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो, ये एक ट्राइंगल है, मैं आपको कुछ और बना के दिखाता हूं। एबीसी ट्राइंगल है, और ये इसका अंतः केंद्र है आई। आ रही है क्या? आ रही है? आपसे पूछ रहा हूं, आ रही है? बोल नहीं रहा है, आ रही है फिर भी नहीं बता रहा है। और इसको पता भी है, मेरे को ही कह रहे हैं, आपसे पीछे वाले को कह रहा हूं, आ रही है। इसकी अंतः त्रिज्या है आर। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये भुजा सी है। मैंने यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, और यहां से यहां मिलाया। अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं की दूरी बराबर होती है, और उस दूरी को हम अंतः त्रिज्या या इनर रेडियस आर कहते हैं। ऐसे काल्पनिक रूप से, नहीं तो सर्किल बना लो, ऐसे सर्किल बना लो। बना लिया? ए सर्किल का सेंटर है, बीसी इसकी स्पर्श रेखा है, यहां रेडियस से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये भुजा क्या, ये क्या आ जाएगी लंबाई आर। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा आर। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये क्या हो जाएगा आर। दिख रहा है सबको? पहले ट्राइंगल देखो बी आई सी, ट्राइंगल बी आई सी,
तो ट्राइंगल बी आई सी है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा ए गुणा आर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का मतलब होता है हाफ ऑफ बेस इंटू एरिया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे ही ए आई सी को देखो, ट्राइंगल ए आई सी बराबर 1/2 बी इंटू आर। और ऐसे ट्राइंगल ए आई बी को देखो, एक बट्टे दो गुणा सी गुणा आर। तीनों को जोड़ते हैं तो ट्राइंगल एबीसी बन जाता है, इनको आपस में प्लस कर देते हैं तो ट्राइंगल एबीसी बन जाता है। इधर सबको जोड़ते हैं तो 1/2 आर तो आ जाता है कॉमन, और ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। ए प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप, इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं 1/2 गुणा आर इंटू पी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 गुणा पी आर हो जाएगा, और इसको बोलते हैं आधा प्यार फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज की का परिमाप दे रखा है, उसकी अंतः त्रिज्या दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधा प्यार। 1/2 गुणा पी इंटू आर। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। ये परिमाप का आधा होता है, यानी एस बराबर पी बट्टे 2 होता है। एस बराबर पी बट्टे 2 होता है, तो हाफ पी को एस भी लिख सकते हैं, इसलिए आप इसके एरिया को डेल्टा बराबर एस आर भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो एस इंटू आर। एस क्या है? अर्ध परिमाप। डेल्टा हम एरिया के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा बराबर हाफ ऑफ पी आर कर दीजिए, या डेल्टा बराबर एस आर कर दीजिए। एस क्या है? परिमाप का आधा। सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये हो जाएगा आपका एस, एस आर। डेल्टा बराबर एस आर हो जाएगा। इसका मतलब आर बराबर कह सकते हो डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है? क्षेत्रफल। एस क्या है? परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि खूब यूज किया जाता है। बोले बना कैसे, तो उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाना, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपको नहीं जाना उसमें। ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है, और सी के सामने की साइड सी है। तो इसमें एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ये हो जाएगा एस। तो इसका जो एरिया होता है, ये होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये इसका एरिया हो जाता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। किसी भी ट्राइंगल का एरिया इससे आप ज्ञात कर सकते हो। एक ट्राइंगल की भुजाएं 6 8 10 हैं, हालांकि समकोण त्रिभुज बनता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणा 6 गुणा 8 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है, लेकिन इससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। 8 6 14 10 24, 24 का आधा 12,
एस बराबर हो जाएगा 12, एस बराबर 12 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा रूट एस की जगह 12 है, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ये 12 है, 12 गुणा 12 का रूट तो हो जाएगा 12 और 4 का हो जाएगा 2, 12 गुणा 2 क्या हो जाएगा 24। इसको कहा जाता है हीरोज सूत्र या हीरोज फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला कहा जाता है, हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये किसी भी ट्राइंगल की 3 भुजाएं दी गई हैं तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं देती, ठीक है, और आपको तीनों भुजाएं दे दी तो आप उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर ही सकते हो। तो आप उसकी इनर रेडियस ज्ञात करने के लिए डेल्टा अपॉन एस कर दोगे, डेल्टा बराबर एस आर होता है। तीनों भुजाएं आपके पास, जैसे उसी ट्राइंगल को ले लेते हैं 6 7 8 वाले को, तो तीनों भुजाओं को यूज करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, बोलो हाँ। और तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करोगे तो अर्ध परिमाप भी आ जाएगा। क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग दे देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, इनर रेडियस आ जाएगी, अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। और त्रिज्या आपके पास में आ गई तो आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे दी गई हैं तो उसके अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं तो। अब ये समकोण त्रिभुज पर एक स्पेशल कंडीशन में लागू हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें एक अलग स्पेशल कंडीशन में लागू हो जाएगा, वो उस टाइम करेंगे। हम कैटेगरी वाइज भी पढ़ेंगे इनको, ट्राइंगल्स को हम कैटेगरी वाइज भी पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। अभी तो हम कॉमन चीजें ले रहे हैं जिसके आधार पर आपको समझना। क्या ये बात आपके समझ में आ गई, पक्की बात है? ठीक। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने मिलाए हैं तो उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जब मिलाते हैं तो उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल एंगल, देखो 3 तरह के केंद्र होते हैं, 3 तरह के वृत्त बनते हैं। किसी भी ट्राइंगल में 3 तरह के वृत्त बनते हैं और मैं तीनों तरह के वृत्त आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये कोई ट्राइंगल है, इसको तो बोलते हैं इन सर्कल, इसको तो बोलते हैं इन सर्कल। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और एक और बनता है, इन 2 भुजाओं को आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को स्पर्श करता हुआ और इन आगे बढ़ी हुई भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त और बनता है, यह होता है अंतःवृत्त। इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, परिवृत्त। इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर या परि केंद्र। और ये जो सर्किल बनता है इसको बोलते हैं एक्स सर्कल या बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त बोलते हैं, एक्स सर्किल बोलते हैं। इसका जो सेंटर होता है उसको एक्स सेंटर बोलते हैं या बाह्य केंद्र बोलते हैं। ये जो परिवर्त बनता है ये तो बनता है
साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये प्री के अंदर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। और ये जो एक्स सर्किल बनता है, आज हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़े हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है। कल हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी आपस में मिल जाते हैं, तो उसके आधार पर पढ़ेंगे। और फिर इन सेंटर की और बची हुई बातें मिसलेनियस चीजें या एंगल बाइसेक्टर की मिसलेनियस चीजें लेंगे। उसके बाद में हम आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, ठीक है। कल की क्लास है वो बड़ी होगी, ठीक है ना। तो गेट रेडी, ज्योमेट्री ऑन रॉक्स